Hello students, welcome to Learn Easy classes. How is your study going on? Good. So today we will discuss the next life process which is very important for any living organism. That one is the respiration. Yes, respiration is too much important. बहुत ज़्यादा important होती है respiration, क्योंकि without respiration कोई भी living organism survive नहीं कर सकता. रेस्पिरेशन की हमें ज़रूरत क्या होती है, हम क्यों रेस्पिरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे. बिकॉज वी नीड एनर्जी टू मेंटेन आवर लाइफ और अदर वेरियस प्रोसेसेस ऑफ लाइफ. हमें रेस्पिरेशन की ज़रूरत होती है. हमें फ्यूल कहाँ से मिलता है, एनर्जी कहाँ से मिलती है, फूड से. सो जस्ट वी हैव स्टडीड दैट द डाइजेस्टेड फूड इज एसिमिलेटेड इनटू आवर बॉडी. जो भी डाइजेस्टेड फूड है वो एसिमिलेट हो जाता है डाइजेशन के बाद हमारी बॉडी में. और एसिमिलेटेड फूड का फिर क्या होता है हमारी बॉडी में. So just I'll tell you, it is used as fuel or to get energy. तो एक तो काम हुआ, जो भी हमारा फूड आफ्टर डाइजेशन जो एसिमिलेटेड हो गया हमारी बॉडी में, इट इज़ यूज्ड ए फ्यूल और टू गेट एनर्जी. एंड एसिमिलेटेड फूड का एक और काम होता है, इट इज़ यूज्ड as a matter for growth and repair of our body. Repair of our body. ओके, तो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है अभी हम डिस्कस करेंगे. बट हमें फ्यूल की ज़रूरत, हमें एनर्जी की ज़रूरत क्यों होती है. आफ्टर एसिमिलेशन फूड से हमें एनर्जी मिल गई, बट उस एसिमिलेटेड फूड की ज़रूरत क्या होती है. इट इज़ मीन्स एसिमिलेटेड फूड. एसिमिलेटेड फूड इज़ यूज्ड एज ए फ्यूल और टू गेट एनर्जी. जो भी हमारी बॉडी में फ्यूल की ज़रूरत है हमारी बॉडी को चलाने के लिए, वो हमें कहाँ से मिलता है, फ्यूल एसिमिलेटेड फूड से. और एसिमिलेटेड फूड इज आल्सो यूज्ड एज ए मैटर फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी. हमारी बॉडी की जो ग्रोथ होती है, हम बहुत छोटे से होते हैं, फिर इसके बाद धीरे धीरे हमारी बॉडी में ग्रोथ और डेवलपमेंट की प्रोसेस होती है. और जो रिपेयरिंग की प्रोसेस होती है वो भी हमारे एसिमिलेटेड जो फूड होता है, जो हमारी बॉडी में एसिमिलेशन की प्रोसेस हो जाती है, उसके बाद जो एसिमिलेटेड फूड होता है वो ही हमें हेल्प करता है ग्रोथ में और हमारी बॉडी की रिपेयर में. तो एसिमिलेटेड फूड इंपॉर्टेंट है बिकॉज it used as a fuel or to get energy and it is used as a matter for the growth and repair of our body. तो अब हम समझते हैं कि रेस्पिरेशन एक्चुअली में है क्या. रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन का क्या लॉजिक है. रेस्पिरेशन को हम ऐसे समझ सकते हैं, रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड with the help of oxygen. With the help of oxygen. क्योंकि रेस्पिरेशन की जब आपको डेफिनेशन समझ आ जाएगी कि एक्चुअली में रेस्पिरेशन क्या है, तो फिर आपको रेस्पिरेशन के आगे के स्टेप्स भी बहुत जल्दी क्लियर हो जाएंगे. रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड इट occurs within a cell. Within a cell. So respiration क्या है, releasing energy from food with the help of oxygen and it occurs within a cell. You can say that the complete breakdown of oxidation or you can say that the complete oxidation of food material with the help of oxygen is called the respiration. जो भी हम food material होता है, जो भी हमारी body assimilate करती है, उसका ऑक्सीजन की हेल्प से जो ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीडेशन के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है, वो जो पूरी ओवरऑल प्रोसेस होती है, केमिकल प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड द रेस्पिरेशन. तो केमिकल प्रोसेस क्या इन्वॉल्व होती है रेस्पिरेशन में, आई विल टेल यू. हियर रेस्पिरेशन जो एक केमिकल प्रोसेस है, इतना क्लियर हो गया कि रेस्पिरेशन इज ए केमिकल प्रोसेस and which occurs within a cell. जो भी हमारी बॉडी के सेल्स होती है उनके अंदर रेस्पिरेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है. एंड रेस्पिरेशन जो फूड होता है, ग्लूकोज, एसिमिलेटेड फूड किस फॉर्म में आ जाता है, ग्लूकोज के फॉर्म में आ जाता है. जो एसिमिलेटेड फूड होता है
डाइजेशन होता है, फिर उसके बाद एसिमिलेशन होता है, और जो एसिमिलेटेड फूड होता है, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो फाइनली हमारे ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। ग्लूकोज ऑक्सीजन की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी एनर्जी रिलीज होती है। एटीपी एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स होते हैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो यहाँ पर कंप्लीट ब्रेकडाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एटीपी एनर्जी रिच मॉलिक्यूल। सो दिस इज द केमिकल इक्वेशन ऑफ रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन की केमिकल इक्वेशन आपको समझ आया आई होप। अब हम देखते हैं कि रेस्पिरेशन किस तरीके से, रेस्पिरेशन की केमिकल प्रोसेस आगे कंप्लीट होती है। हमने देखा कि रेस्पिरेशन, मैंने आपको डेफिनेशन जैसे कि बताई कि रेस्पिरेशन इज कंप्लीट विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, बट कभी कभी ऐसा होता है कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी रेस्पिरेशन की रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो रेस्पिरेशन को हम दो तरीके से डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस दोनों में होता है। तो इट्स टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एयरोबिक रेस्पिरेशन and next one is the anaerobic respiration. दो तरीके से रेस्पिरेशन हमारे टू टाइप का होता है रेस्पिरेशन, एक एयरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। एयरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, और यू कैन से इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो एयरोबिक रेस्पिरेशन जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है तब कंप्लीट होता है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर टू टाइप्स का रेस्पिरेशन आपने देखा, एयरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में एक स्टेप केमिकल रिएक्शंस होती है, और केमिकल रिएक्शंस कुछ एक स्टेप होता है रेस्पिरेशन को जो दोनों एयरोबिक और एनारोबिक में सेम होता है। आई विल टेल यू, यहाँ पर मैं लिखती हूँ आपको केमिकल रिएक्शन जो भी मैंने आपको बताई थी। Look here, C6H12O6 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होती है। केमिकल रिएक्शन की जो प्रोसेस होती है, द प्रोसेस इज कॉल्ड द ग्लाइकोलिसिस। ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है? पायरुवेट। ये जो यहाँ तक का जो स्टेप आप देख रहे हो, ये एयरोबिक और एनारोबिक दोनों टाइप के रेस्पिरेशन में होता है। अब इसके बाद फर्दर क्या होता है? पायरुवेट, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, सो दिस वन इज कॉल्ड द एयरोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पर क्रैब साइकिल जो आप देख रहे हो, क्रैब साइकिल कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स, जो कि एयरोबिक रेस्पिरेशन है, बिकॉज इट इज कंप्लीटेड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है। पायरुवेट तक तो दोनों में ये एनारोबिक और एरोबिक में यहाँ पर पायरुवेट दोनों टाइप के रिएक्शंस में बनता है, बट उसके बाद ऑक्सीजन की प्रेजेंस और अब्सेंस पर डिपेंड करता है कि आगे की केमिकल रिएक्शंस क्या होगी। सो अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो क्रैब साइकिल ये कंप्लीट होती है, और उसके बाद बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स। 38 एटीपी मॉलिक्यूल जो कि हाईली रिच एनर्जी मॉलिक्यूल्स है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होती है एनर्जी, और जैसे ही हमारी बॉडी को जब जब रिक्वायरमेंट होती है ये एटीपी हमें एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में कौन सी रिएक्शन, किस टाइप का रेस्पिरेशन होगा? एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में दो तरीके का आपका ईस्ट में भी होता है, ईस्ट सेल में भी आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, और हमारी बॉडी की मसल्स में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। हमारी बॉडी की मसल्स में और ईस्ट सेल में
ईस्ट सेल में क्या होता है, ईस्ट सेल में जब रेस्पिरेशन होती है एब्सेंस, ऑक्सीजन की एब्सेंस में एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो क्या बनता है 2C2H5OH, दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं एथेनॉल के, और दो आपके यहाँ पर ATP के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। एथेनॉल मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, एथेनॉल और 2 ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इन ईस्ट सेल। ईस्ट सेल में ये प्रोसेस होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें कि रेस्पिरेशन के बाद क्या प्रोडक्ट बनता है, एथेनॉल बन गया, और यहाँ पर 2 ATP मॉलिक्यूल्स आपके रिलीज हो जाते हैं। और जो ये पूरी प्रोसेस होती है ये आपकी ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है। अब हम आते हैं अपने बॉडी मसल्स की तरफ। हमारे बॉडी मसल्स में जो प्रोसेस होती है वो लैक ऑफ ऑक्सीजन, और जब हमारे ऑक्सीजन की कमी होती है बॉडी में, जब हम कोई बहुत विग्रस एक्सरसाइज करते हैं या एथलीट्स होते हैं, बहुत तेज भागते हैं, रनिंग करते हैं, तो क्या होता है कि हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, और उस समय ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो पाती हमारी बॉडी की मसल्स में। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि लैक ऑफ ऑक्सीजन या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है, तो वहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाती है हमारे बॉडी मसल्स में। हमारे बॉडी मसल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाती है, और आफ्टर दैट क्या फॉर्मेशन होता है, लैक्टिक एसिड बनता है, और 2 ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल, 2 एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स यहाँ पर रिलीज होते हैं, और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि उस समय हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है जो कि आउटर एटमॉस्फेयर की जो ऑक्सीजन होती है उससे कंप्लीट नहीं हो पाती। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा जो एनर्जी की ज़रूरत है वो हमारी एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू हमें एनर्जी रिलीज होती है, 2 ATP मॉलिक्यूल्स और लैक्टिक एसिड। कभी कभी हम देखते हैं कि जब हम बहुत तेज़ भाग रहे होते हैं या बहुत काम करते हैं, कुछ ऐसा विग्रस एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो हमारी बॉडी की मसल्स में पेन स्टार्ट हो जाता है। वो क्यों होता है, क्योंकि हमारी बॉडी की मसल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाती है, और वो हमें लैक्टिक एसिड का जो फॉर्मेशन होता है उसकी वजह से हमारी बॉडी में पेन स्टार्ट हो जाता है। So I hope you understand the two types of respiration, anaerobic respiration and the aerobic respiration. Aerobic respiration take place in presence of oxygen, and anaerobic respiration take place in absence of oxygen. And in product of aerobic respiration, carbon dioxide and 38 ATP energy rich molecules. And एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, दो तरीके के, ईस्ट में और बॉडी मसल्स में। ईस्ट में एंड प्रोडक्ट क्या होता है, एथेनॉल और 2 ATP, और हमारी बॉडी मसल्स में लैक्टिक एसिड और 2 ATP। सो आई होप कि अब आपको ये समझ आया होगा कि रेस्पिरेशन एक्चुअली है क्या। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूज़न होगा, ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि हम ब्रीदिंग वर्ड भी यूज़ करते हैं और रेस्पिरेशन, क्या ये दोनों एक है, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन? ब्रीदिंग क्या है और रेस्पिरेशन क्या है? क्या ये दोनों सेम प्रोसेस है, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन? क्या ये दोनों सेम प्रोसेस है या इनमें कोई अंतर है? दोनों ये डिफरेंट प्रोसेसेस है, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग इज ए टोटली फिजिकल प्रोसेस है, एक फिजिकल मैकेनिज्म है जिसके थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है हमारी बॉडी में, ऑक्सीजन एंटर करती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाती है। सो ब्रीदिंग इज ए फिजिकल और फिजिकल मैकेनिज्म यू कैन से फिजिकल प्रोसेस है, फिजिकल मैकेनिज्म है जिसमें कि हमारे कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। नेजल कैविटी, जहाँ से कि हम रेस्पिरेटरी ट्रैक हमारा स्टार्ट होता है, हमारे लंग्स इन्वॉल्व होते हैं, डायाफ्राम इन्वॉल्व होता है, डायाफ्राम इन्वॉल्व होता है और रिब्स इन्वॉल्व होती है। डायाफ्राम, नेजल कैविटी, लंग्स, रिब्स एंड डायाफ्राम, ये ऑर्गन्स होते हैं जो कि ब्रीदिंग की मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं। ब्रीदिंग टोटली इट्स अ फिजिकल मैकेनिज्म है जिसमें कि ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि रेस्पिरेशन की रिएक्शन में बनी थी वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से रिमूव हो जाती है, और जो ऑक्सीजन हम एंटर करते हैं वो रेस्पिरेशन की जो केमिकल प्रोसेस थी उसमें यूटिलाइज हो जाती है। तो रेस्पिरेशन इज अ केमिकल प्रोसेस
तो रेस्पिरेशन किस टाइप की प्रोसेस है? केमिकल प्रोसेस है। फूड प्लस ऑक्सीजन और फाइनली क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या रिलीज होती है? एनर्जी। तो आई होप कि अब आपको ये पता चल गया होगा कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों एक डिफरेंट प्रोसेस है। ब्रीदिंग में केवल हम गैसियस एक्सचेंज की मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं। जो भी गैसियस एक्सचेंज होता है वो हमारा सब ब्रीदिंग, और जो गैसियस एक्सचेंज के बाद जो हमारी बॉडी की सेल में जो भी हमारी केमिकल रिएक्शन होती है और उससे एनर्जी हमारी रिलीज होती है, इट इज़ कॉल्ड द रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के हमने 2 टाइप्स भी पढ़े कि एनारोबिक रेस्पिरेशन और एयरोबिक रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस विच इज़ वेरी एसेंशियल टू एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि विदाउट रेस्पिरेशन एनर्जी बॉडी में रिलीज़ नहीं होगी, और जब एनर्जी रिलीज़ नहीं होगी तो फिर हमारी बॉडी की कोई भी लाइफ प्रोसेसेस भी नहीं होगी। सो टुडेज लेक्चर यही ख़त्म करती हूँ। आगे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ब्रीदिंग मैकेनिज्म। ब्रीदिंग की मैकेनिज्म क्या है, फिजिकल मैकेनिज्म क्या है ब्रीदिंग की, वो हम आगे डिस्कस करेंगे ह्यूमन बींग्स में। सो लेट्स ओके, बाय बाय।